हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले सोशल फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बचे हुए थे, तो आज हम सारे कवर कर लेंगे इसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, एपिडेमियोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज। एपिडेमियोलॉजी को कौन सी टर्म बेस्ट डिफाइन करती है? सबसे पहली टर्म है स्टडी ऑफ ड्रग इन अ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट इन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन या फिर स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एपिडेमियोलॉजी क्या एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम देखते हैं कि डिसीज़ कैसे स्प्रेड हुई, उसके कॉज क्या है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है पॉपुलेशन लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसीज़ अकरेंस। इसमें से कौन सी डिसीज़ की अकरेंस का टाइप नहीं है? तो क्या एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक या फिर गैस्ट्रिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिक। जिसमें से हमारा एपिडेमिक क्या होता है? सडन आउटब्रेक होता है किसी भी रीजन में डिसीज़ में। और फिर पेंडेमिक ग्लोबल लेवल पे कोई डिसीज़ स्प्रेड होती है। एंडेमिक में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन इंडिया, कि किसी भी एरिया में कॉन्स्टेंटली वो डिसीज़ प्रेजेंट होती है। लेकिन गैस्ट्रिक का एक सिम्टम है, ये किसी अकरेंस का टर्म नहीं है। ठीक है, क्वारंटाइन रेफर्स टू, क्वारंटाइन किसे कहते हैं? आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ओनली, सेपरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन एक्सपोज टू डिसीज टू प्रिवेंट स्प्रेड, या फिर ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, या फिर हॉस्पिटल एडमिशन ऑफ ऑल पेशेंट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं पर्सन को, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं तो उनसे एक्सपोज नहीं कराते ताकि डिसीज़ स्प्रेड ना हो। तो क्वारंटाइन में क्या अप्लाई करते हैं? ऐसे पीपल को जो कि एक्सपोज होते हैं लेकिन वो येट नॉट सिक नहीं होते, लेकिन आइसोलेशन कराते हैं हम इन्फेक्टेड पर्सन का, क्योंकि वो किसी को भी डिसीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, टाइम ऑफ हॉस्पिटल स्टे, टाइम फॉर बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई इन लैब, या फिर ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। द इंक्यूबेशन पीरियड इज द साइलेंट फेज बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो इंक्यूबेशन पीरियड का एक साइलेंट फेज है किसके बीच में? इन्फेक्शन में, और जब हमें इन्फेक्शन होने के बाद में फर्स्ट सिम्टम आया तो उसके बीच का टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो राइट, इसमें एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा 1 to 4 days। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें इम्पॉर्टेंट होती है कौन से? हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, या फिर कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक कोविड-19, या फिर HIV एड्स, या फिर ओबेसिटी में। राइट आंसर इज सी। तो क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग? क्या है? आइडेंटिफाई करती है, एक टेस्ट है जो कि मॉनिटर करती है कि पीपल किसी कॉन्टैक्ट में आया या नहीं आया किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के। अगर वो कॉन्टैक्ट में आया होगा तो उसको डिसीज़ क्या स्प्रेड हो सकती है। मोर्बिडिटी रेफर्स टू, मोर्बिडिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल सिक और डिसीज इन अ पॉपुलेशन, और इम्यूनिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है मोर्बिडिटी? क्या है? नंबर ऑफ पीपल कितने सिक है एक डिसीज़ पॉपुलेशन में। ठीक है, अब क्या मोर्बिडिटी तो क्या होता है? सिकनेस रेट, और मोर्टिलिटी और डेथ रेट। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कोज बाय। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वर्सीलिया जोस्टर वायरस की वजह से, या फिर मिजल वायरस की वजह से, या फिर रूबेला, या फिर इन्फ्लुएंजा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्सीलिया जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। और इसकी वजह से क्या होता है? हमें फीवर होता है, या फिर इची वेसिकुलर रैश हो सकता है। ठीक है, अब क्या है ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू। ट्यूबरक्लोसिस मेनली किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, एयरब्रोन ड्रॉपलेट्स की वजह से, या फिर मॉस्किटो बाइट की वजह से, या फिर अनसेफ सेक्स की वजह से। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? एयरब्रोन ड्रॉपलेट डिसीज़ है जिसमें क्या टीबी स्प्रेड करता है एयरब्रोन ड्रॉपलेट की वजह से। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन काफ़ी स्नीज करता है तो उसकी वजह से ये डिसीज़ स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट है कोविड-19 इज कोज बाय। कोविड-19 किसकी वजह से होता है? सार्स वायरस, SARS-CoV-2, मर्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर रेट्रोवायरस। So right answer is COVID-19 caused by SARS-CoV-2, a novel corona identified in 2019। अब के इबोला वायरस इस डिसीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू किसकी वजह से होती है? मॉस्किटो बाइट की वजह से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड सिक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, एयरब्रोन ड्रॉपलेट्स, या फिर फूड पॉइजनिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इबोला वायरस क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में। उसमें क्या होता है? फिर उसके फ्लूइड और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलरा इज कोज बाय। कॉलरा, सल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलरा, हेपेटाइटिस ए वायरस, या फिर रोटा वायरस। सो कॉलरा कोज होता है विब्रियो कॉलरा की वजह से, जो कि कोज करता है प्रीफ्यूज वाटरी डायरिया। इसमें वाटरी डायरिया हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस प्राइमरी इफेक्ट। पोलियोमाइलाइटिस प्राइमरी किस
हमारे पार्ट को बॉडी के इन्फेक्ट करता है, लीवर को, नर्वस सिस्टम को, लंग्स को या फिर स्किन को। राइट आंसर इज पोलियो वायरस इन्फेक्ट्स द नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, समटाइम्स लीडिंग टू पैरालिसिस, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस भी हो सकता है। अब क्या, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू को कौन ट्रांसमिट करता है? एनोफिलीज मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर सिंडेफ्ली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडीज एजिप्टी स्प्रेड डेंगू और चिकनगुनिया एंड जीका वायरस। अब तो आपको बताना है एनोफिलीज मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करता है। सो एनोफिलीज में हमारा क्या, मलेरिया। ओके, मलेरिया इज कोज बाय, देखो आ गया मलेरिया, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से या फिर फंगी से। सो मलेरिया में वैसे होता, अब देखिए प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मलेरिया इज कोज बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ट्रांसमिटेड बाय, और ये ट्रांसमिट कौन करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो भी मैंने बताया था प्रीवियस एमसीक्यू में। अब क्या है, फिलेरियासिस लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, एलिफेंटियासिस, पैरालिसिस या फिर किडनी फेलियर। सो फिलेरियासिस क्या है? कोज बाय बुशरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है, जो कि कॉजेज, इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक स्वेलिंग हो जाती है, लीड टू एलिफेंटियासिस, ठीक है। टेटनस इज कोज बाय, टेटनस किस वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटुलिनियम, फिर है क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी प्रोड्यूस करता है न्यूरोटॉक्सिन, जो कि कोज करता है मसल की स्टिफनेस और स्पाज्म, ठीक है। लेप्रोसी इज प्राइमरी अफेक्ट्स, लेप्रोसी किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को, स्किन को, इंटेस्टाइन को या फिर हार्ट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। अब क्या, लेप्रोसी किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और ये क्या करती है? डैमेज करती है स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब HIV एड्स है मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, जो HIV एड है वो मेनली ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड फूड की वजह से, ब्लड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मदर टू चाइल्ड या फिर एयरब्रोन ड्रॉपलेट्स की वजह से या फिर मॉस्किटो बाइट की वजह से। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर मदर टू चाइल्ड, ये स्प्रेड हो सकता है। HIV स्प्रेड क्या, वाई अनसेफ सेक्स की वजह से, कंटामिनेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शेयर्ड नीडल्स या फिर शेयर्ड नीडल्स की वजह से, एंड पेरीनेटल ट्रांसमिशन, जिसमें जो मदर के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है उसको कहते हैं पेरीनेटल ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट है, विच इन्फेक्शन इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, कौन सा इनमें से इन्फेक्शन है जिसको हम वैक्सीन लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं? मिजल्स, मलेरिया, डेंगू या फिर फिलेरियासिस। सो राइट आंसर इज मिजल, मिजल्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो कि प्रिवेंट कर सकती है इस डिसीज़ को, जैसे कि MMR, मिजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, फार्मासिस्ट प्ले अ मेजर रोल इन कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल बाय, अब जो फार्मासिस्ट है मेजर रोल प्ले करता है कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करने में, ठीक है। अब क्या है, इंश्योर करता है रैशनल मेडिसिन यूज़ एंड एजुकेटिंग द पब्लिक, परफॉर्मिंग सर्जरीज या फिर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन कराता है या फिर कुछ नहीं कराता इनमें से। सो राइट आंसर इज ए, फार्मासिस्ट का मेजर रोल होता है, वो इंश्योर करता है कि जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो रैशनल यूज़ हो रही है और वो एजुकेट करता है पब्लिक को। अब क्या, फार्मासिस्ट क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है वाई पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को एजुकेट करता है, वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस फैलाता है, मेडिसिन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया इज़ मेनली ऑर्गेनाइज इनटू, जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया में वो मेनली ऑर्गेनाइज किस में है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल में, प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली, मिलिट्री हॉस्पिटल ओनली या फिर होम केयर ओनली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया फॉलो आ 3 टियर सिस्टम, जिसमें क्या है, सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी केयर, जिसमें सब सेंटर्स आता है जैसे कि PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिनको हम कहते हैं फॉर बेसिक हेल्थ सर्विसेज, ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी केयर, जिसके अंदर आता है हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। फिर आता है टर्शरी केयर, जिसमें आता है हमारे मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर एडवांस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द लोएस्ट यूनिट ऑफ रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी इज, कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब सेंटर या फिर मेडिकल कॉलेज। सो राइट आंसर इज सी। अब क्या है, सब सेंटर क्या है? एक ऐसा फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट किसके बिटवीन दी हेल्थ केयर सिस्टम एंड रूरल पॉपुलेशन, ये क्या करता है? सर्व करता है
मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 पीपल एंड 3,000 इन ट्राइबल हिली एरियाज। ठीक है। अब नेक्स्ट है आशा वर्कर आर अ पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम। जो आशा वर्कर है वो किस पार्ट ऑफ प्रोग्राम में है? आयुष्मान भारत में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, प्लस पोलियो प्रोग्राम में, या फिर फूड सेफ्टी प्रोग्राम में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आशा वर्कर काम करती है। अब क्या एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशाज, इनका काम क्या होता है? वो इंट्रोड्यूस अंडर द NRHM, और ये क्या करती है? लिंक विद कम्युनिटी के साथ लिंक करती है और विद हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रमोट करती है हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। NHM का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग को एक्सपोर्ट कराना, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल, डेवलपमेंट ऑफ AI इन हेल्थ, और या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि सारी जो भी मेडिसिन है वो सबको मिले, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल रेट पे मिले और उनकी क्वालिटी क्या हो? अच्छी हो। ठीक है। अब क्या है? NHM क्या है? 2013 में आया था। एम करता है कि स्ट्रेंथन करेगा हेल्थ केयर डिलीवरी और इंश्योर करेगा कि इक्विटेबल एक्सेस मिले, कि क्वालिटी मिले, सर्विस मिले, स्पेशली कहाँ पे? रूरल और वनरेबल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्राम फॉर HIV एड्स और कंट्रोल इन इंडिया। इसमें HIV एड्स के लिए कौन सा प्रोग्राम आया है? NACO, NPCP, RNTCP या NVBDCP। देखो इन सबकी फुल फॉर्म्स है, वो आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है। सो इसके लिए है नाको की फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है स्ट्रैटेजीज फॉर HIV एड्स प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट है अब ये RNTCP अंडर NHM डील्स विद द कंट्रोल ऑफ। RNTCP ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। देखो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, और फिर ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस, HIV या फिर लेप्रोसिस। तो राइट आंसर बी। अब इसकी फुल फॉर्म होती है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म। अडॉप्ट करता है क्या? अडॉप्ट करता है डोट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज स्ट्रैटेजी टू कम्बैट ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए डोट्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एम्स एट इरेडिकेशन ऑफ। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो चलाया क्यों जा रहा है? कौन? ठीक है, मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए, पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को या फिर मिसल्स को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था टू एलिमिनेट पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, थ्रू मास इम्यूनाइजेशन विद द ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। अब है जननी सुरक्षा योजना किसको फोकस करती है? न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रन, सेफ मदरहुड एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वैक्सीनेशन या फिर TB ट्रीटमेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जननी सुरक्षा योजना is a safe motherhood intervention that promotes institutional delivery to reduce maternal and neonatal mortality। मतलब जो जननी सुरक्षा योजना है वो क्या करती है? एक सेफ मदरहुड हो जो कि प्रमोट करे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और रिड्यूस करे जितनी भी मैटरनल और नियोनेटल मोर्टलिटी, जो भी उनकी डेथ रेट है उनको रिड्यूस करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, डील्स विद किसके लिए? ये डील करती है कैंसर में, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर फिलारियासिस या फिर डायबिटीज़ या फिर HIV। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब क्या NVBDCP क्या एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि कवर करता है 6 मेजर वेक्टर बोर्न डिजीज़। 6 मेजर वेक्टर बोर्न डिसीज़ को ये कवर करता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारियासिस और जैपनीज़ एनिसेफ्लाइटिस एंड काला अज़र। तो इन डिसीज़ को ये कवर करता है।
नेक्स्ट है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम एम्स है। जो हमारा नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसका मेन काम क्या है, क्यों चलाया गया था? तो ये है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, वेक्टर्स कंट्रोल, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट या फिर इरेडिकेशन ऑफ कैंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए कि लेप्रोसी की जो बीमारी है उसको पूरा एलिमिनेट किया जाए और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाए। तो क्या है NLEP क्या है प्रोवाइड करता है एक अर्ली डिटेक्शन, ताकि हमें जल्दी पता चल सके कि हमारी बॉडी में ये बीमारी है और हमें फ्री MDT क्या मल्टी ड्रग थेरेपी दी जा सके लेप्रोसी के पेशेंट को, ताकि वो जल्द से जल्द इस बीमारी से ठीक हो सके, एलिमिनेट हो सके लेप्रोसी ट्रांसमिशन से। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत इज। जो आयुष्मान भारत है ये न्यू स्कीम है गवर्नमेंट की, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री एजुकेशन देना, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख फॉर पुअर फैमिलीज, प्रमोट प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली या फिर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या ये क्या करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ₹5 लाख किसको? पुअर फैमिलीज़ को। क्या है? आयुष्मान भारत का एक प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना है जो कि प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितने का? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारा विच प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस कंट्रोल। इनमें से ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए कौन सा प्रोग्राम है? NPCBVI, RNTCP, NVBDCP या फिर नाको। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये तीन तो अभी मैंने पढ़ लिए। ये वाला है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ये हमारी 6 वेक्टर बोर्न डिसीज़ के लिए, ये नाको हमारा था एड्स के लिए, और अब बचा ये सबसे ऊपर वाला, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, NPCBVI। इन सब की आपको ये याद होनी चाहिए फुल फॉर्म। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ। अब क्या एम क्या है इसका? रिड्यूस करने के लिए अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस थ्रू कैटरैक्ट डिसीज, जो कैटरैक्ट सर्जरीज होती है, ठीक है, उससे ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए, स्कूल आई स्क्रीनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, एंड प्रोविजन ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम मेनली क्या एड्रेस करती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रंस, डायबिटीज़ इन अडल्ट, कैंसर कंट्रोल या फिर ओबेसिटी इन यूथ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मिड डे मील का जो मेन काम था कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है इन चिल्ड्रन में, उससे उनको प्रिवेंट किया जाए। क्या जो स्कीम है प्रोवाइड करती है फ्री मील किसमें? स्कूल के चिल्ड्रंस को, ताकि इम्प्रूव कर सके उनका न्यूट्रिशन स्टेटस को और स्कूल की अटेंडेंस को भी इम्प्रूव कर सके एंड लर्निंग आउटकम्स को जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मासिस्ट प्ले अ की रोल इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो फार्मासिस्ट क्या है की रोल प्ले करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, कैसे करते हैं? सो पहला है एजुकेटिंग कम्युनिटी, इंश्योरिंग रैशनल मेडिसिन सप्लाई, पार्टिसिपेटिंग इन अवेयरनेस कैंपेन, परफॉर्मिंग सर्जरीज, रनिंग हॉस्पिटल अलोन या फिर डेवलपिंग वैक्सीन ओनली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वो क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे कम्युनिटी को, इंश्योर करेंगे रैशनल मेडिसिन यूज़ हो और सप्लाई हो, पार्टिसिपेट करेंगे अवेयरनेस कैंपेन में, जो पीपल को अवेयर करेंगे। ठीक है, स्प्रेड करेंगे नॉलेज, डिसीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है, सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है और उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या है? सपोर्ट करेगा प्रोग्राम क्या, और उनको बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ मेडिसिन, वो इंश्योर करेगा जो भी मेडिसिन हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो सेफ़ होनी चाहिए। मॉनिटर करेगा जो भी मेडिसिन है वो यूज़ हो रही है वो रैशनल यूज़ हो, उनका कोई इलीगल यूज़ ना हो। जैसे कि हमारी मेडिसिन आती है जिसमें नारकोटिक्स वाली मेडिसिन है, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, तो उनका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, कंडक्ट करेगा हेल्थ एजुकेशन एट कम्युनिटी लेवल, हेल्थ एजुकेशन को कंडक्ट करेगा कहाँ पे? कम्युनिटी लेवल पे। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें से क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि मोस्ट ऑफ इंडिया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर WHO ओनली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो डिज़ाइन करती है, फंड करती है और मॉनिटर करती है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। ठीक है,
नेक्स्ट है फार्माको इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद, फार्माको इकोनॉमिक्स मेनली किसके साथ डील करती है? ड्रग डिस्कवरी में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन में, फूड न्यूट्रिशन में, या फिर साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फार्माको इकोनॉमिक इवेल्युएट्स कॉस्ट वर्सेस आउटकम्स ऑफ ड्रग थेरेपी टू गाइड रैशनल रिसोर्स यूज। मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स क्या करेगी? इवेल्युएट करेगी कॉस्ट कितनी है जब, और वर्सेस क्या देखेगी कि उसके आउटकम कितने हैं ड्रग थेरेपी के, ताकि गाइड कर सके रैशनल रिसोर्स यूज। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फार्माको इकोनॉमिक इवेल्युएशन मैथड। इनमें से फार्माको इकोनॉमिक इवेल्युएशन मैथड कौन सा नहीं है? सो फर्स्ट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर कॉस्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब क्या था? 4 मेन टाइप्स आर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट यूटिलिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट। तो कॉस्ट स्टेबिलिटी ऐसा कोई एनालिसिस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्रेस आउटकम इन टर्म्स ऑफ। कॉस्ट यूटिलिटी में क्या आता है? मनी ओनली, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, लैब रिपोर्ट्स, या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब ये क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या है? मेज़र करता है किसको? बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ गेन फ्रॉम ट्रीटमेंट। जो भी हमने ट्रीटमेंट लिया उससे हमें एक तो क्वांटिटी कितनी मिली और क्वालिटी क्या मिली। ठीक है, तो इसको ये चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स इन पब्लिक हेल्थ इज़ टू। इम्पोर्टेंस क्या है फार्माको इकोनॉमिक्स की पब्लिक हेल्थ में? इंक्रीजिंग ड्रग सर्विसेज, ऑप्टिमाइज हेल्थ केयर रिसोर्सेज, फोकस ऑन एक्सपर्ट्स ओनली, या फिर इग्नोर पेशेंट सेटिस्फैक्शन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फार्माको इकोनॉमिक क्या करता है? हेल्प करता है चूज़ करने में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू मैक्सिमाइज हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए और लिमिट करने के लिए बजट को। ठीक है, विद इन लिमिटेड बजट, जो भी हमारा बजट है उसके अंदर, जो हमारा लिमिटेड बजट है उसके अंदर हमारे जो भी हमें कॉस्ट मेडिसिन मिल रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे मिले, ताकि हम उसे ईजिली अफोर्ड कर सकें। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट टू फार्माको इकोनॉमिक बाय। फार्मासिस्ट का क्या काम होता है फार्माको इकोनॉमिक्स में? वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल एंड एनालाइजिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, परफॉर्मिंग सर्जरीज, मेकिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को, एनालाइज करते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब क्या फार्मासिस्ट इवैल्यूएट करेंगे ड्रग की कॉस्ट कितनी है, आउटकम कितना है, और रैशनल थेरेपी पेशेंट में क्या, सब ये सिस्टम को एनालाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, इन फैमिली प्लानिंग फार्मासिस्ट कैन हेल्प बाय। फैमिली प्लानिंग में फार्मासिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है? डिस्पेंसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रोवाइडिंग काउंसलिंग। जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनको डिस्पेंस करके और उनको काउंसिल करके, कंडक्टिंग डिलीवरीज, या फिर डिलीवरी करवा के, या फिर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, या ऑपरेशन करके, या फिर ओनली सेलिंग मेडिसिन विदाउट एडवाइस, या फिर मेडिसिन को सेल कर रहा है किसी की एडवाइस के बिना। तो ये सब तो देखो बिल्कुल ही गलत है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। या फार्मासिस्ट क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो अवेलेबल हो, और प्रोवाइड करेगा एंड अवेयरनेस फॉर सेफ़ यूज़, और उनको अवेयर करेगा कि भाई इसको सेफली कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये सब काम होते हैं फार्मासिस्ट के। नेक्स्ट है इन मैटरनल हेल्थ फार्मासिस्ट प्रमोट। जो मैटरनल मतलब क्या होती है? मदर की हेल्थ, नियोनेटल बच्चे की हेल्थ। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब मैटरनल हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? ब्रेस्ट फीडिंग एंड अवॉइडिंग हार्मफुल इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, टबैको यूज़, जंक फूड, या फिर अनसेफ मेडिसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब क्या फार्मासिस्ट क्या करेगा? एजुकेट करेगा मदर को कि अबाउट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिस्क ऑफ बॉटल फीडिंग। अब वो बताएगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके बेनिफिट्स रैदर देन जो बॉटल फीडिंग हम करा रहे हैं उसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए अपने न्यूनेट्स को। जो भी नए नवजात बच्चे हैं उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए भी। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं जो ओनली हमारी मदर की ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है,
फिर है विच टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन वीकेंड पैथोजेंस, कौन सी वैक्सीन ऐसी होती है जिनके अंदर वीक पैथोजेंस पाए जाते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन या फिर सब यूनिट वैक्सीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अंदर जो वैक्सीन, जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है उसके अंदर जो वायरस और पैथोजेंस पाए जाते हैं उनको क्या है, वीक कर दिया जाता है। तो वीक कर देते तो उनका एक्शन क्या रहता है, वो शो नहीं कर पाते। तो अब शो नहीं कर पाते तो अब क्या है कि जो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो कुछ एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो उनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी है वो WBC और जनरेट करेगी, उस डिसीज़ को ठीक कर लेगी। तो हमारी बॉडी की मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाएगा कि भाई ऐसा कोई पैथोजन था, उनके लिए एंटीबॉडीज़ पहले से अब हमारी बॉडी के पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन कौन कौन सी है, मिजल्स, मम्स, रूबेला, स्टिमुलेट करती है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को जनरेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट हेल्प प्रिवेंट वाटर बोर्न डिसीज़ बाय, फार्मासिस्ट का वाटर बोर्न डिसीज़ में क्या रोल है, एजुकेटिंग ऑन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्कोहल, प्रमोटिंग टोबैको या फिर नन ऑफ दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो क्या करेगा, एजुकेट करेगा कि हमें साफ़ पानी पीना चाहिए और सैनिटेशन मेंटेन करना चाहिए। फार्मासिस्ट क्या रेज करेगा, अवेयरनेस की वाटर प्यूरिफिकेशन, हमें पानी को कैसे साफ़ रखना है, साफ़ पानी पीना है, सेफ़ और सेफ़ स्टोरेज रखना है, पानी को साफ़ सुथरा रखना है, स्टोरेज भी सही रखनी है। ठीक है, विच पॉल्यूटेंट इज़ मेनली लिंक टू रेस्पिरेटरी इलनेस, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस में लिंक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन या फिर सॉइल पोल्यूशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयर पोल्यूटेंट जैसे कि PM2.5, SO2, NO2 क्या करते हैं, कोज करते हैं एज़मा एंड COPD एंड लंग कैंसर। COPD क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट, जो ड्रग अब्यूज़ है वो क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट है उसका, सोशल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल वेलबींग, लिटरेसी रेट ओनली, पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली या फिर नन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिसयूज़ ऑफ ड्रग जैसे कि अल्कोहल, नारकोटिक्स या फिर साइकोट्रोपिक लीड करता है एडिक्शन, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड्स, एंड उनकी रिड्यूस हो जाती है प्रोडक्टिविटी, काम करने की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, बैलेंस डाइट इज़ डिफाइंड एज, बैलेंस डाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस फैट्स एंड प्रोटीन, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया तो क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हमें हमारी बॉडी में क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे कार्ब्स, वाइटामिन्स और फैट्स हो गए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए ज़रूर होते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे वाइटामिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है जंक फूड, ओनली फ्रूट्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब क्या बैलेंस डाइट के प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट अमाउंट। बैलेंस डाइट के अंदर सब कुछ होता है प्रॉपर अमाउंट में, जैसे कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गया, वाइटामिन, मिनरल और वाटर का करेक्ट अमाउंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड मीन्स, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर क्या क्या आता है, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रिजर्विंग ऑफ फूड ओनली या फिर एडिंग कलर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऐड करता है न्यूट्रिएंट्स, किसमें इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को फोर्टिफिकेशन में। जैसे कि हमारा आयोडाइज सोल्ट आता है ताकि प्रिवेंट कर सकें हम गोटर डिसीज, जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है। फोर्टिफाइड फ्लावर आता है ताकि हम अनीमिया को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM फूड्स आर दोज विच, GM फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कौन से होते हैं, आर ऑर्गेनिकली ग्रोन, ऐसे जो ऑर्गेनिकली ग्रो किए जाए, हैव अल्टर्ड DNA फॉर बेटर यील्ड रेजिस्टेंट, जिसका DNA को हम अल्टर कर दें ताकि हमें बेटर यील्ड मिले, कंटेन आर्टिफिशियल कलर, या फिर जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलर हो या फिर जिसको हमने फर्मेंट किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसका हमने जीन क्या है, DNA को अल्टर कर दिया ताकि हमें बेटर यील्ड मिले। GM फूड्स क्या
क्रिएट किए जाते हैं मॉडिफाइंग जीन, जब हमने उनका जीन मॉडिफिकेशन करा ताकि हम उसे पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकें, जो भी हमारे पेस्ट है उनसे हमें बचा सके और उनकी न्यूट्रिशन और सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, लास्ट MCQ है आज के लेक्चर का, फार्मासिस्ट रोल इन फूड सेफ्टी इंक्लूड। जो फार्मासिस्ट का रोल है फूड सेफ्टी में वो क्या इंक्लूड करता है? एजुकेटिंग अबाउट अडल्ट्रेशन, हार्मफुल एडिटिव्स एंड ड्रग फूड इंटरैक्शन, ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग डैम्स या फिर नन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फार्मासिस्ट क्या स्प्रेड करता है? अवेयरनेस किसके बारे में? फूड सेफ्टी के बारे में, और काउंसिल करता है पेशेंट को ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में कि कौन सी ड्रग कैसे इंटरेक्ट करती है, किस खाने के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि ग्रेप फ्रूट को स्टैटिन डिसीज़ के साथ नहीं लेना चाहिए तो वो इंटरेक्ट कर सकती है। इससे क्या होता है, या तो ड्रग की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। ऐसे ड्रग फूड इंटरेक्शन हो सकता है, इससे में एलर्जी, रैशेज़ कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और ये काम है फार्मासिस्ट का, वो ताकि वो हमें इस चीज़ों के बारे में अवेयर करे ताकि हम इन सब चीज़ से बच सकें। तो ये था आज का लेक्चर। आज के सारे इम्पोर्टेंट MCQs कवर हो चुके हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।